और अब खबरें देवभूमि की। टिहरी सीमा पर स्थित नदी में बाढ़ के हालात हैं और भारी बारिश के बाद स्थानीय लोगों ने स्कूलों में शरण ली है। नदी किनारे रह रहे लोगों में डर है और राजधानी और आसपास के इलाके में भारी बारिश अभी जारी है। बारिश से उफान पर नदियां हैं, निचले इलाकों में जल भराव के हालात बन चुके हैं और कई जगह लोगों के सामने कई तरह की चुनौतियां पैदा हो चुकी हैं। तो राजधानी और आसपास के इलाके में भारी बारिश जारी है और बारिश से नदियां उफान पर हैं, जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। तो निचले इलाकों में जल भराव के हालात हैं। तो टिहरी सीमा पर स्थित नदी में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और यहां भारी बारिश के बाद स्थानीय लोगों ने स्कूलों में शरण ली है। वो स्कूल में रहने को मजबूर हैं। नदी किनारे रह रहे लोगों में अभी काफी दहशत है, डर है और देहरादून और उसके आसपास के इलाके में भारी बारिश जारी है, जिसके चलते नदियां उफान पर हैं। निचले इलाकों में जलभराव की समस्या है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में 13 फैसले लिए गए। जिन बड़े फैसलों पर मोहर लगी है उनमें राज्य निर्वाचन आयोग की नियमावली में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी। राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 1 साल बढ़ाते हुए 6 साल किया गया। साथ ही उनके रिटायरमेंट की आयु भी 1 साल बढ़ाकर 66 साल कर दी गई है। नक्शा पास करने के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारी भर्ती होंगे। रेरा की एफिलेटेड अथॉरिटी के तहत रिकवरी के नियमावली में भी संशोधन किया गया है। इसमें वित्त विभाग बजट पास होने के बाद जिलों को योजनाओं के बजट की जानकारी देगा। पहले दिसंबर महीने में जानकारी देने का प्रावधान था। जिला पर्यटन कार्यालयों में पद सृजन के साथ ही मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी कैबिनेट ने दी है। तो राज्य निर्वाचन आयोग की नियमावली में संशोधन पर मोहर लगी है। ये बड़े फैसले लिए गए हैं कैबिनेट की बैठक में। इसके अलावा जिला विकास प्राधिकरण में सभी जिलों में स्टाफ की नियुक्ति को मंजूरी कैबिनेट ने दी है और रेरा में एफिलेटेड अथॉरिटी के तहत रिकवरी के नियमावली में संशोधन को मंजूर किया गया है कैबिनेट की इस बैठक में। और नवीन चक्राता टाउनशिप में 40 गांव और शामिल किए जाने पर कैबिनेट ने अपनी सहमति दी है, मोहर लगाई है। और पर्यटन विभाग में 37 पद और सृजित होंगे, जबकि 12 पद जिला मुख्यालयों में बढ़े हैं। आवास विभाग का है। इसमें पहला मत जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति शर्त होती है कि उनको 5 साल के लिए, जहाँ 65 वर्ष तक उनकी रिटायरमेंट एज है, जो भी पहले हो उनका पद, तब तक उनको मतलब रिटायर हो जाते हैं। तो 5 साल का 6 किया है और 65 की बजाय 66 किया है रिटायरमेंट आयु। 68 हाँ, अब ठीक कह रहे हैं, 66 ने 68 किया है। दूसरा मत आवास विभाग का है। इसमें आप अवगत हैं कि कुछ समय पहले जो प्राधिकरण को दोबारा जीवित किया है और उसमें ये था कि हर एक प्राधिकरण नक्शे पास करने के लिए अपना स्टाफ तैनात करेंगे और स्टाफ ये रेगुलर तैनाती में कुछ समय लगेगा और ये काम नक्शा स्वीकृत करने का तुरंत होना है। और इसमें ये था कि जो तब तक के लिए कुछ महीनों के लिए आउटसोर्स से स्टाफ ले लिया जाए ताकि काम ना रुके और लोगों को असुविधा ना हो नक्शा पास कराने में। और ये स्टाफ जो छोटी प्राधिकरण है, छोटे ज़िलों में वहाँ दिक्कत आ रही थी, तो इसलिए ये निर्णय हुआ कि जो ऊडा है, जहाँ स्टेट का प्राधिकरण, ये सभी ज़िलों के लिए कर्मचारियों को आउटसोर्स पे लेके और सभी ज़िलों के प्राधिकरण को मुहैया करवा देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में निवेश को बढ़ाने के लिए औद्योगिक कॉरिडोर बनाने की योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर में किच्छा के खुरपिया फॉर्म को भी चिन्हित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर में खुरपिया फॉर्म की 1000 एकड़ भूमि केंद्र को सौंप दी गई है, जिसके लिए केंद्र से जल्द 410 करोड़ रुपए की धनराशि राज्य को दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की इस योजना से राज्य में 7000 करोड़ का निवेश आएगा और प्रदेश में करीब 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा।
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जो राष्ट्रीय स्तर पर कॉरिडोर व्यावसायिक जो कॉरिडोर बनाने की योजना प्रारंभ की है, उस योजना में अमृता कोलकाता कॉरिडोर के अंतर्गत हमारे यहाँ पर खुरपिया फॉर्म में 1000 एकड़ जमीन इस कॉरिडोर के लिए हमने उसको हस्तांतरित कर दी है कॉरिडोर बनाने के लिए। जल्दी ही 410 करोड़ रुपए की धनराशि भारत सरकार से मिलेगी और इस कॉरिडोर के बनने से लगभग 7000 करोड़ से भी ज्यादा का यहाँ पर रोजगार स्थापित होगा और इतना निवेश होगा। इसके साथ साथ 20,000 लोगों को रोजगार से भी जुड़ने का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में कहा कि राज्य सरकार अगले 2 साल में पॉली हाउस योजना के लिए 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करेगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने पर्यटन व तीर्थयात्रियों के रूप में आने वाली करीब 7 करोड़ फ्लोटिंग आबादी की सुविधा और संसाधन के लिए केंद्र से वित्तीय सहयोग की मांग भी की है। मुख्यमंत्री धामी ने नीति आयोग की बैठक में राज्य सरकार द्वारा पर्यावरणीय सेवाओं के लिए राज्य को ग्रीन बोनस देने की मांग भी उठाई है। मुख्यमंत्री ने समान भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों वाले जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पे उत्तराखंड को भी औद्योगिक प्रोत्साहन नीति का लाभ अगले 5 साल तक देने की बात रखी। यहाँ पर हम लोगों ने फ्लोटिंग पॉपुलेशन है और जब तक चूँकि जो वित्तीय आवंटन है वो ठीक प्रकार से नहीं हो जाता राज्यों की भौगोलिक स्थिति के अनुसार, तब तक हमको जो है ग्रीन बोनस दिया जाए। और जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन आती है उसके बारे में भी मैंने अनुरोध किया है कि हमको जो है जितनी यहाँ की जनसंख्या है उससे 5-6 गुना ज़्यादा जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु पर्यटक आते हैं, उनका सबका इंतजाम करना पड़ता है। और साथ ही जो राज्य के अंदर औद्योगिक प्रोत्साहन योजना है, वो योजना चूँकि 2022 तक थी, 17 से शुरू हुई थी, उसके लिए भी मैंने अनुरोध किया। तो उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा जारी है। चारों धामों में भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में बार बार मौसम खराब होने से श्रद्धालुओं को कई तरह की दिक्कतें भी हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी तीर्थयात्री मौसम को देखकर ही आगे की यात्रा करें, क्योंकि अगर उनको दिक्कत होगी तो हमें भी 4 धाम यात्रा का संचालन करने में दिक्कत होगी। उन्होंने कहा कि भारी संख्या में तीर्थयात्री चारों धामों में आ रहे हैं और सभी लोग यहां से दर्शन करके ही जाएं, ऐसी व्यवस्था हम बनाकर चल रहे हैं। सभी से मैं ये अनुरोध करूंगा कि मौसम चूँकि बीच बीच में बर्फबारी भी हो रही है, भारी बरसात हो रही है, मौसम की ठीक प्रकार से जानकारी प्राप्त कर लें और मौसम अगर कहीं खराब हो रहा है तो यात्रा तभी अपनी प्रारंभ करें जब मौसम ठीक हो जाए। अन्यथा कहीं भी अगर किसी को परेशानी होगी तो निश्चित रूप से हम प्रदेश के अंदर यात्रा को संचालन कर रहे हैं तो हम लोग भी परेशान होंगे। और हमारा उद्देश्य है कि कोई भी यात्री, कोई भी श्रद्धालु उसको इस यात्रा में किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने समर्थ पोर्टल को लॉन्च कर दिया है और इस पोर्टल के माध्यम से अब राज्य भर में इंटर पास विद्यार्थियों को विद्यालय और महाविद्यालयों में नामांकन करवाने में आसानी होगी। राज्य सरकार के अधीन 6 विश्वविद्यालयों और 119 कैंपस को इस पोर्टल से जोड़ा गया है। पोर्टल के आ जाने से अलग अलग कॉलेज और विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षाओं और आवेदनों से विद्यार्थियों को निजात मिलेगी। इस पोर्टल में पंजीकरण 31 मई से प्रारंभ हो चुका है। नामांकन की अंतिम तिथि 24 जून तक है। पूरे प्रदेश में और पूरे देश में आज तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आज कर रहे हैं और बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में 4% से ज़्यादा लोगों ने अब बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का सेवन कम कर दिया है। और हमारा प्रयास ये है कि पूरा उत्तराखंड को नशा मुक्त और तंबाकू मुक्त करने का एक बड़ा अभियान हमारी सरकार ने लिया है। इसमें हम अभी पूरे प्रदेश में 10 लाख लोगों से शपथ इस साल दिलाने वाले हैं। देखिए, जो उच्च शिक्षा का आज हमने समर्थ पोर्टल लॉन्च किया है, उसमें प्रत्येक बच्चे को जो है ऑनलाइन वो एडमिशन ले सकता है, 10 कॉलेजों को चॉइस कर सकता है, चॉइस बेस्ड शिक्षा पे जा सकता है, जहां अच्छा कॉलेज है उसको वो दिया जा सकता है। और ये भारत सरकार का पोर्टल है। इस
केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और ऐसे में प्रदेश भर में बीजेपी द्वारा तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, योजनाओं का जिक्र किया और कहा कि आज के समय में केंद्र सरकार देश भर में कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है जिससे आम जनता को लाभ मिल रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी का 9 वर्ष का कार्यकाल भारत का नवनिर्माण और गरीबी कल्याण के रूप में देखा जा सकता है। और आज विश्व कहने लगा है कि 21वीं सदी ये भारत की होगी। हर क्षेत्र के विकास का मॉडल, चाहे मैं आर्थिक क्षेत्र की बात करूं, चाहे मैं विकास के भिन्न भिन्न आयाम की बात करूं, चंद्रयान तक की बात करूं, तो आज भारत ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। इन 9 वर्षों में अपना परिवार अपना विकास, इस नीति को दरकिनार करते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये संदेश देश ने स्वीकार किया है। राज्यों के अंदर भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का काम हुआ है। देश के अंदर अकाल्पनिक, जिनकी कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसे लोग प्रमुख स्थान पर बैठेंगे, समाज के हर वर्ग को सम्मान देने का काम इन 9 वर्षों के अंदर। और इस वक्त अलीगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है जहां अहिल्याबाई होलकर जयंती पर बवाल हुआ है और रैली निकालने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। बाइक रैली में जमकर पथराव हुआ, तोड़फोड़ हुई और 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। पथराव में दोनों पक्षों से 4 से 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और रैली में पुलिस के सामने यह पथराव हुआ। मौके पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया और पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। मंडराक इलाके के गांव समस्तीपुर कीरत का यह मामला। एहतियातन गांव में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि अब हालात खराब ना हो। योगेंद्र सिंह हमारे संवाददाता अलीगढ़ से ज्यादा जानकारी के साथ। योगेंद्र, यहां आखिर ऐसा क्या हुआ जो 2 पक्ष आमने सामने आ गए, विवाद इतना बढ़ गया कि पथराव होने लगा? देखिए, ये जो इलाका है, इस इलाके में, मंडराक इलाके में, जो एक पक्ष ठाकुर पक्ष है, एक बघेल पक्ष है। दोनों ही इसकी अहिल्याबाई होलकर की जो जयंती पर रैली निकाल रहे थे, लेकिन ये दोनों पक्ष, इन दोनों पक्षों की रैली आमने सामने हो गई, जिसकी वजह से वहां पर जो है इनमें दोनों में भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के बाद काफी देर तक पथराव हुआ। पथराव होने के बाद करीब काफी देर पथराव हुआ। पुलिस जब आई, जब तक तो बहुत से लोग वहां से भाग चुके थे, लेकिन पुलिस ने आकर के भी जो वहां पे जो लोग बचे कुचे थे उन्हें पकड़ा और उनको अपनी हिरासत में लेकर के उनके खिलाफ कार्रवाई की है। लेकिन अब मामला शांत है, लेकिन काफी देर तक पथराव होता रहा और वहां पर खुद एसएसपी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने सारी स्थिति का जायजा लिया, तब जाकर के अभी वहां पर पुलिस तैनात है। तनाव का माहौल है, लेकिन शांतिपूर्ण अभी माहौल है। क्या कार्रवाई पुलिस ने की है? कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। विवाद जो शुरू हुआ, चूंकि पथराव हुआ, तो जाहिर है यहाँ पे 2 पक्ष आमने सामने थे और कई लोग, बताया जा रहा है, इसमें घायल भी हुए हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी क्या हालात है और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है इसमें? देखिए, इसमें अभी पुलिस ने जो हिरासत में लिया, लगभग 1 दर्जन के करीब लोग हैं जो हिरासत में लिए गए हैं। अब उनसे अभी तक पूछताछ जारी है और हॉस्पिटल में जो घायल हैं वो लगभग 6 के करीब लोग हैं। अब उसके बाद अभी पुलिस इस मामले में जब पूरी एफआईआर लिखेगी तो पता लगेगा कितने लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार लिया, अब कितनों को हिरासत से छोड़ दिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया योगेंद्र जानकारी के लिए। और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अब राजनीतिक पार्टियां ब्लॉक स्तर तक जाने की कवायद में जुटी हैं, जिसे लेके कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश अध्यक्ष हेमा पुरोहित अल्मोड़ा पहुंची। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और सेवा दल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में जिले के पदाधिकारियों समेत विधायक मनोज तिवारी भी मौजूद रहे। आगे ब्लॉक कार्यकारिणी बनाएंगे, ब्लॉक से बूथ तक जाएंगे, तो इस तरीके से कांग्रेस सेवा दल को मजबूत करने का काम करेंगे। कार्यकारिणी बनेगी और कार्यकारिणी एक्चुअली बनी भी है, केवल पद देने हैं। जो लोग अच्छे निष्ठावान लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, और बाकी काम तो चल ही रहा है।
ऐसा नहीं है कि काम नहीं चल रहा है। निश्चित रूप से कार्यकारिणी भी बनेगी और कांग्रेस जीत कर भी आएगी। और केंद्रीय वित्त मंत्रालय की एक चिट्ठी ने राज्य सरकार को चिंता में डाल दिया है। मंत्रालय ने ईएपी यानी वाह सहायतित योजना की परियोजनाओं के लिए धनराशि की सीलिंग करीब 9,900 करोड़ तय कर दी है। ये सीलिंग साल 2026 तक के लिए है। अब ईएपी के तहत राज्य सरकार इससे ज्यादा धनराशि के प्रोजेक्ट मंजूरी के लिए नहीं भेज सकेगी। केंद्र के इस फरमान से, यानी जो केंद्र का ये फरमान है, इससे राज्य सरकार की करीब 10,000 करोड़ की विकास परियोजनाएं खटाई में पड़ रही हैं। और राज्य सरकार ने 20,236 करोड़ रुपए की 11 महत्वाकांक्षी विकास परियोजनाएं तैयार की हैं, जो अलग अलग चरणों में पाइपलाइन में हैं। और इनमें से ज़्यादातर को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। कुछ में फंडिंग एजेंसियों के साथ एमओयू होने हैं, लेकिन केंद्र के पत्र से इन पर संकट गहरा गया है। जितनी भी परियोजनाएं चलती हैं सेंटर की, उसमें एनुअल जो होता है मार्च से मार्च में, उस पर तमाम चीज़ों की चीज़ें देखती है केंद्र सरकार। बहुत सारी चीज़ें होंगी, उस पर कुछ ना कुछ हर्डल्स होंगे तो उनको दूर किया जाएगा। और केंद्र ने हमेशा उत्तराखंड को दिया ही है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी इन सब चीज़ों को लेकर के वित्त मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी सबसे मिलेंगे। आने वाले समय में उत्तराखंड के विकास के लिए मोदी जी ने वादा किया है कि उत्तराखंड को संभालने का काम करेंगे। हमारी सरकार उसे बखूबी उत्तराखंड राज्य को संभाल रही है। आप देख सकते हैं, चाहे इंफ्रा के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में, एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। तो केंद्र से जो पोषित योजनाएं हैं उन पर भी निश्चित रूप से बेहतर ढंग से काम होगा। योजना लक्सर में भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन ने शिव चौक से उपजिला मजिस्ट्रेट कार्यालय तक रैली निकाली। भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर लक्सर क्षेत्र के डांडा, भागमल और पुरकाजी रोड पर सड़क हादसों के दौरान कई मौत के बाद सीएम राहत कोष से उन्हें आर्थिक सहायता की मांग की गई। इसके अलावा किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून और क्षेत्र में आवारा पशुओं के संरक्षण के लिए किसानों को मुफ्त बिजली और कई दूसरी मांगों को लेकर यहाँ पे किसान इकट्ठा हुए। हमारा संगठन जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ है और आजकल जो है इतना भ्रष्टाचार हो गया जिसका कोई हिसाब नहीं है। अभी खनन माफियाओं का बुरा हाल है यहाँ पे और अभी कई मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार के कान पे जो है जो नहीं रहे मेरी। और हम बिजली की, पानी की, ये आवारा जो पशु हैं उनके लिए और बहुत सारी समस्याएं किसानों की जो भी है उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे क्षेत्र की 11 समस्याओं को लेकर के उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे कि लक्सर क्षेत्र में अवैध खनन जो चल रहा है उससे 8 मौतें हुई हैं, उनके परिवार वालों को 20 लाख रुपए मिले जाए और जो अवैध खनन चल रहा है उस पर बंद होना चाहिए। और जो हमारे अन्य प्रदेशों में बिजली किसानों की माफ है, उत्तराखंड के अंदर भी ये उत्तराखंड बिजली उसका प्रदेश है, ऊर्जा प्रदेश है, तो यहाँ भी किसानों को बिजली फ्री मिलनी चाहिए। हरिद्वार जिले की है, हमने समस्त जिले के लिए है। जो अभी पिछले कुछ दिन पर बहुत ज्यादा तेज हवा चली है उसमें किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए भी हम किसानों के लिए आवाज उठा रहे हैं आज। और समस्त क्षेत्रवासियों के लिए ही हम पूरी मांग कर रहे हैं, अपने किसानों के हर जगह के किसानों के लिए मांग कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना।